गुड मॉर्निंग. आज आपण सर्व्हिस मार्केटिंगच्या लेक्चर मध्ये प्राइस पर्यंत आलोय. आपण सेकंड युनिट स्टार्ट केलेला होता मागच्या वीक मध्ये आणि सेकंड युनिटचं नाव आहे तुमच्या की एलिमेंट्स ऑफ सर्व्हिस मार्केटिंग मिक्स. त्यामध्ये आपण काय काय पॉइंट स्टडी केले ते मी एकदा तुम्हाला सांगते, कारण जवळजवळ बराच गॅप येतो मध्ये सुट्टीमुळे आणि मग तुम्ही विसरून जाल. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा रिवाइज करते की आपण मागच्या लेक्चरला काय पाहिलं. तर सर्व्हिस प्रोडक्ट बद्दल आपण माहिती घेतली. की एलिमेंट्स ऑफ सर्व्हिस मार्केटिंग मिक्स मध्ये की प्रोडक्टच्या लेवल्स आपण स्टडी केलेल्या आहेत किंवा एलिमेंट्स कुठले आहेत. तर आपल्याला ज्या काही 7 P's आहेत त्यापैकी आपण प्रोडक्ट पाहून झालेला आहे. प्रोडक्ट मध्ये लेवल्स कुठल्या कुठल्या त्या पाहून झालेल्या आहेत. फ्लावर्स सर्व्हिस लाईफ सायकल स्टडी केली. फ्लावर ऑफ सर्व्हिसेस स्टडी केलं. त्यामध्ये आपण फ्लावर मध्ये पेमेंट, इन्फॉर्मेशन, कन्सल्टेशन, ऑर्डर टेकिंग, हॉस्पिटॅलिटी अशा पद्धतीने तो जो काही फ्लावर आहे सर्व्हिसचा तो पूर्ण स्टडी झालाय. लाईफ सायकल पाहून झालेली आहे. आता आपण बघतोय प्राइस, कारण या पुढचे सगळे पॉइंट्स अतिशय इझी असणार आहेत. तुम्ही वन बाय वन कॉन्सन्ट्रेट राहा. फक्त कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर तुम्हाला एक युनिट एका तासामध्ये पूर्णपणे समजतो. म्हणजे तुम्हाला रायटिंग मध्ये काही प्रॉब्लेम येत नाही. तुम्हाला बुक आहे तसंच फक्त पाठांतर करायचं नाही. एक लक्षात ठेवा टीवायच्या स्टुडंटसाठी की टीवायला आपल्याला भरपूर सारे बुक आपण रेफर करतो. त्याचं रिझन काय आहे की कुठली लँग्वेज मला इझी वाटते, कुठली कन्सेप्ट मला समजत नसेल तर मी 2-3 बुक्स पाहणं खूप गरजेचं असतं. इव्हन मी सुद्धा तुम्हाला आता शिकवताना त्याच पद्धतीने 2-3 बुक्स रेफर करून मग तुमच्या माहितीसाठी म्हणून एक बुक इथे समोर ठेवलेलं आहे की ऍटलीस्ट पॉइंट्स तुम्हाला समजावेत. लक्षात आलंय? फक्त ती कन्सेप्ट समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. ती एकदा समजली की तुम्हाला रायटिंगला काही प्रॉब्लेम येत नाही. ओके ना? सो आता आपण जे काही एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग सर्व्हिस मार्केटिंग मिक्स बघतोय त्यामधला पहिला एलिमेंट आपला स्टडी झालेला आहे. सेकंड आता प्राइस वर आपण आलोय. प्रोडक्ट पाहिलेला आहे. प्रोडक्ट नंतर आता प्राइस. यामध्ये त्यांनी सेकंड पॉइंट जो दिलेला आहे तो म्हणजे फ्लावर्सच दिलेले आहेत त्यामधले. त्यामुळे आता प्राइस मध्ये त्याचं मिनिंग, अप्रोचेस, मेथड्स, डिफरन्शियल प्राइसिंग मेकॅनिझम म्हणजे प्राइस कशी डिसाइड करायची. आपण जसं प्रोडक्ट मध्ये करतो की नाही, प्राइसिंग रिलेटेड काही डिसिजन घ्यायचं असेल तर आपण काय करतो की त्यासाठी येणारी कॉस्ट किती होती प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी, मग त्याचा विचार केला जातो. प्लस आपलं मार्जिन त्यात ऍड केलं जातं. प्लस आपला कस्टमर कुठल्या टाईपचा आहे, तो प्रोडक्ट त्याची क्वालिटी कशी आहे किंवा मार्केटची डिमांड कशी आहे, या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन आपण प्रोडक्टची प्राइस डिफाईन करतो. तसं इथे आपल्याला सर्व्हिसेस मध्ये प्राइस हा पार्ट आहे. आता मुळात सर्व्हिसेस ह्या कशा आहेत, इनटेन्जिबल आहेत. त्या ऍक्च्युअली तुम्ही काय करू शकत नाही, पाहू शकत नाही. त्या तुम्हाला एक्सपिरियन्स स्वतः घ्यावा लागतो. अशा केसमध्ये जेव्हा त्याची प्राइस तुम्ही ठरवणार आहात तेव्हा ती कस्टमर साठी किती अफोर्डेबल असेल याचाही आपल्याला इथे विचार करावा लागतो. त्यामुळे हे जे काही मार्केटिंग मिक्स आहे प्राइस, तर यामध्ये व्हेरिएशन्स खूप येतात किंवा तुम्हाला त्यामधून रेव्हेन्यू जो मिळणार आहे तो वेगळ्या टाईपचा असेल, कारण की कॉस्ट ड्रायव्हर्स त्याचे डिफरंट असणार आहेत. यामध्ये काही ऍट्रिब्यूट्स एक्सप्लेन केलेले आहेत त्यांनी. सी दिस ऍट्रिब्यूट्स. प्राइस इज द ओनली मार्केटिंग मिक्स व्हेरिएबल विच ब्रिंग्स इन रेव्हेन्यू. ऑल अदर्स आर कॉस्ट ड्रायव्हर्स. म्हणजे बाकीचे जे एलिमेंट्स आहेत ते काय आहेत, कॉस्ट ड्रायव्हर्स आहेत आणि फक्त प्राइस मधून तुम्हाला रेव्हेन्यू मिळणार आहे, जी काही त्या सर्व्हिसची प्राइस असेल त्यामधून. सो प्राइस इज वन ऑफ द मार्केटिंग टूल दॅट अ मार्केटर कंट्रोल्स अँड मॅनेजेस. इट इज पर्टिक्युलरली important because it has direct bearing on customers' willingness to indulge in marketing exchange. म्हणजे काय की ही जी मॉनिटरी टर्म आहे, तर मार्केटर एक्सपेक्ट काय करतो, कस्टमर टू मेक इन ऑर्डर टू मेक यूज ऑफ सर्व्हिस और टू बी एबल टू बाय अ प्रोडक्ट. म्हणजे जो काही प्रोडक्ट तुम्ही परचेस करणार आहात त्याचा यूज केला गेला पाहिजे, ती सर्व्हिस तुम्ही घेतली पाहिजे. प्राइस ठरवताना आपलं एक मेन ऑब्जेक्ट ते असणार आहे. ती प्राइस जर कस्टमर साठी अफोर्डेबल असेल तरच तो काय करेल, परचेसिंग करेल. सेव्हरल फॅक्टर्स मेक प्राइसिंग ऑफ सर्व्हिसेस डिफरंट फ्रॉम दॅट ऑफ प्राइसिंग ऑफ गुड्स. मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की प्रोडक्टची प्राइसेस आणि सर्व्हिसच्या प्राइसेस ह्या डिफरंट आहेत एकमेकांपेक्षा. त्याचं रिझन काय आहे की फर्स्ट रिझन दिलेलं आहे की हा जो प्राइस मधला डिफरन्स आहे प्रोडक्टची प्राइस आणि सर्व्हिसची प्राइस. सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज नो ओनरशिप ऑफ सर्व्हिस.
क्या होता है यहाँ पे कि सर्विस में जब भी आप सर्विस लेते हो तो ओनरशिप आपके हाथ में कब तक रहती है, जब तक कि आपकी सर्विस का टाइम पीरियड है। जैसे मैंने आपको बस की सर्विस का लास्ट में लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि अगर कोई भी सर्विस मैं लेती हूँ तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मेरे पास ओनरशिप रहेगी उसकी, उस सर्विस की। तो इंटेंजिबल होने की वजह से यहाँ पे क्या है, वेरिएशन है उस सर्विस की, जो भी प्राइसिंग है उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने बताया था कि 1 नाइट के लिए होटल की रूम बुक की या 2 नाइट के लिए की, तो टाइम पीरियड के हिसाब से उसकी प्राइसिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और ओनरशिप भी आपके हाथ में नहीं रहेगी। ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से ये क्या है, डिफिकल्ट है कॉस्ट को समझना या प्राइस को समझना सर्विस में। इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबिलिटी, invariable change in combination of service provider, customer, tools and equipment used, time taken and so on makes the output of the service variable. सर्विस में वेरिएशंस कहाँ पे आते हैं, जैसे कि मैंने आपको वो भी एग्जांपल बताया था कि सर्विसेज अगर इंटेंजिबल है, वेरिएबल है, तो वेरिएबिलिटी जो है उसमें वो क्यों आती है, क्योंकि अगर मैंने एक ही रेस्टोरेंट में एक पर्सन ने फर्स्ट डे सर्विस ली तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो सिमिलर नहीं हो सकता एज कंपेयर टू अदर पर्सन। म्हणजे काय कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो चेंज होने वाला है, या सिमिलर भी रहा तो भी उसका मूड, उसका टाइमिंग, सर्विस का टाइमिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का है, कौन से इक्विपमेंट सर्विस प्रोवाइडर ने यूज किए, तो उसके हिसाब से आउटपुट आने वाला है। सो यहाँ पे उसका भी प्राइसिंग डिसाइड करना वो भी बहुत डिफरेंट मतलब कि डिफिकल्ट हो सकता है। ओके ना, प्राइस वैल्यू रिलेशंस। नाउ लेट्स सी प्राइस वैल्यू। अभी customers are not aware of cost of services, are unable to access price value relationship। यानी कि यहाँ पे जो भी प्राइस आप डिसाइड करोगे तो उसकी वैल्यू कस्टमर के माइंड में क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि उसको कॉस्ट के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, अवेयरनेस नहीं रहता है कस्टमर को। क्यों, जैसे कि हम टेंजिबल प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। टेंजिबल प्रोडक्ट्स यानी कि उसका जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी आई एग्जैक्टली हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये इंटेंजिबल होने की वजह से सर्विसेज क्या है कि इंटेंजिबल है, तो यहाँ पे जो प्राइस वैल्यू रिलेशनशिप है वो क्या है कि कस्टमर उसके लिए अवेयर नहीं है कॉस्ट के लिए। ऑफन कंज्यूमर्स यूज पर्सनल रेफरेंसेस प्राइसेस which is again based on prices last paid or frequently paid of average. That means LIC agent cannot quickly tell you the premium of various policies. तो प्रीमियम के बारे में जो LIC एजेंट है वो आपको झट से नहीं बोल सकता, क्योंकि वैरायटी अभी उसमें भी बहुत सारे LIC की सर्विसेज है, तो एग्जैक्टली वो ऑन द स्पॉट आपको नहीं बता सकता कि उसकी प्राइस प्रीमियम आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो वो नहीं बता सकता। इसलिए यहाँ पे प्राइस वैल्यू रिलेशंस को भी समझना बहुत जरूरी है सर्विस में। प्राइस क्वालिटी रिलेशन किस तरह का है, it becomes very difficult to ascertain the quality of individual before arriving with the cost. In case of goods, it is easier because of the raw materials used and all the expenses incurred on making the goods. यानी कि क्वालिटी, जैसे हम प्राइस की क्वालिटी सॉरी गुड्स की क्वालिटी अगर देखते हैं तो क्वालिटी के अंदर हम लोग जान सकते हैं, ये जानकारी हमें रहती है कि उसमें कौन सा कंटेंट यूज किया हुआ है। सो हम लोग क्वालिटी के बारे में कैसे रहते हैं कि अवेयर रहते हैं, हमें पता रहता है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है। लेकिन सर्विस के बारे में ये जानकारी लेना बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि ये सब तो इंटेंजिबल है। इसका एक्सपीरियंस हर एक कस्टमर का अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने आपको लास्ट इसमें बताया कि किसी को 5 स्टार में अगर एसी की सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो किसी एक को कंफर्ट फील होगा किसी एक कस्टमर के लिए, लेकिन दूसरा जो है तो उसे अगर तकलीफ है, उसे एसी नहीं सूट कर रहा है, तो शायद उसके लिए उसकी क्वालिटी लो है। समझ में आ रहा है ना। तो इसकी वजह से हमें प्राइस क्वालिटी रिलेशन चेक करना है, प्राइस वैल्यू रिलेशन चेक करनी है। टर्म्स यूज टू रेफर प्राइस इन सर्विसेज, जैसे कि किस तरह के टर्म्स यूज किए जाते हैं। प्राइस में क्या दिया जाता है, एडवर्टाइजिंग के लिए कमीशन दिया जाएगा, कंसल्टेंसी की फीस रहेगी, तो उसका जो मेजरमेंट है किस तरह से लिया जाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज का इंटरेस्ट पे किया जाएगा, हेल्थ केयर में फीस प्रोवाइड किए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट में फेयर, फेयर यानी कि द मनी पेड फॉर अ जर्नी ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी मनी प्रोवाइड किया जाता है दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ फेयर। इंश्योरेंस में प्रीमियम पेड करते, प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है, ओके ना। सर्विस किस तरह की दी जाती है, रोड यूज किया तो टोल आपको पे करना पड़ता है, बोलते हैं ना आप लोग टोल भी। एजुकेशन फी रहती है, शेयर ऑफ स्टॉक, इस तरह से उन्होंने प्राइस के नेम दिए। गेस्ट स्पीकर जो है उसके लिए आप जो भी पेमेंट देते हो दैट मीन्स पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज में जो भी पेमेंट किया जाता है दैट इज ऑनरेरियम। ये भी एक टाइप की क्या है, सर्विस है। ऑफिस सर्विस में क्या दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से प्राइस कैसे है कि हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें रिलेशन किस तरह का है वो भी मैंने आपको बताया, वैल्यू किस तरह की है वो भी मैंने आपको बताया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, अप्रोचेस ऑफ प्राइसिंग इन सर्विसेज। मेथड्स कौन से प्राइसिंग इन सर्विसेज के। अभी नेक्स्ट पेज, cost oriented method. See this, its main advantage is that it is simple to use and understand. Cost oriented method क्या कहती है, the marketer adds all the direct and indirect costs that occur in course of the delivery of service. जब भी हम डिलीवरी करते हैं किसी एक सर्विस की, हॉस्पिटल की सर्विस है या होटल की सर्विस है या कोई और भी सर्विस है, तो उसमें जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो भी आपको आती है वो हम लोग क्या कर देते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड प्राइसिंग की जो मेथड है ये, फॉर एग्जांपल टूर ऑपरेटर विल ऐड direct cost like a transportation fare, food, accommodation, sightseeing, local transportation, cost of guides. Indirect cost will be the salary of permanent employee who continuously manage the tour programs. जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म की सर्विस हम लोग लेते हैं ना, आपको पता है कि उसमें क्या किया जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी आती है। तो ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग क्या करेंगे, फूड मटेरियल तो लेंगे ना, अकोमोडेशन के लिए भी हम लोग रुक सकते, कितने दिन तक रुकने वाले, कौन से सीन्स हम उस दौरान देखने वाले हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन किस तरह का रहेगा वहां पे। अगर किसी एक प्लेस को देखना है, अगर आप हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी देखने गए तो हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी देखने के लिए भी हमें लोकल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वो बसेस उन्होंने जो अंदर रखे हैं ना उसका भी टिकट मिलता है, उसके अंदर जो भी आपके एक्सपेंसेस आते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। तो गाइड की कॉस्ट क्या है, जो लोग गाइड करने वाले आपको उस साइड सीन पे कि ये सीन किस तरह का है, इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने बनाया है, वो लोग हम लोग सब जानकारी उस सर्विस के दौरान लेते हैं ना। तो फिर हमें क्या है कि वो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है कि जो भी एम्प्लॉयज अरेंज करते हैं इस तरह के टूर्स, समझ में आ रहा है ना, तो उसका जो पेमेंट दिया जाता है, परमानेंट एम्प्लॉयज को क्या दिया जाता है, पेमेंट, सैलरी दी जाती है। तो टूर प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना है कि इस तरह से प्राइसिंग लगानी है उस, ये अगर टूर की ट्रैवल एंड टूरिज्म की सर्विस है तो इसमें कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड है ये। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना। इजी अबाउट डिमांड ओरिएंटेड मेथड में क्या है, द ऑफर इज प्राइस आफ्टर एनालाइजिंग द डिग्री ऑफ डिमांड अमॉन्ग्स द कस्टमर। कस्टमर किस तरह से डिमांड कर रहा है इस सर्विस को। मार्केटर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्यूरेटली रीड द पल्स ऑफ द कस्टमर्स एंड नो द मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अभी कौन से सर्विसेज मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि मोबाइल की सर्विस है, ऑनलाइन सर्विसेज जितने, अभी तो कोविड-19 की वजह से वो सर्विसेज का ट्रेंड है मार्केट में, ऐसा नहीं बोल सकते, अभी वो नीड है कस्टमर की। तो इस तरह से डिमांड को देखने के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू राइट द डिमांड वेव एंड एप्रोप्रिएटली प्राइस द ऑफर। तो इस तरह से हम एप्रोप्रिएट प्राइस रख सकते हैं उस सर्विस के लिए। तो ये डिमांड ओरिएंटेड मेथड है। इसमें एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि रिटेल स्टोर ब्रिंग्स इन फ्रेश स्टॉक ऑफ मर्चेंडाइज एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। कौन सा भी सीजन जब स्टार्ट होता है ना, अभी मैंगो का समर सीजन में मैंगो जो आते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी प्राइस किस तरह की रहती है, डिमांड बहुत ज्यादा रहती है कस्टमर की। कस्टमर किस टाइप का है वो हमें पता चलता है कि जो स्टार्टिंग में ही परचेस करने वाला कस्टमर है तो उसके लिए हम लोग सेट कर देते हैं हाई प्राइस।
जैसे जैसे सीजन कम कम होता जाता है तो उसी सर्विस की प्राइस क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। तो डिमांड जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट है कस्टमर की, उस तरह से हमारे डिमांड ओरिएंटेड मेथड में प्राइस सेट किए जाते हैं उस सर्विस के लिए। ओके ना। कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड में क्या दिया है कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। सर्विसेज तो इंटेंजिबल है, अब उसके लिए कम्युनिकेट करना, उसके ऑफर्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी लेना और उसकी पोजीशन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि सर्विस की पोजीशन क्या है आज मार्केट में। कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारी पोजीशन क्या है, तो उसके बाद हमें क्या करना है। प्राइस इज वेरी कम्युनिकेटिव स्पेशली इन सर्विस, इट एक्वायर्स पैरामाउंट इंपॉर्टेंस as price alone can convey a lot about the offer. For example, the menu card of restaurant can speak a lot about the positioning. अभी उन्होंने मेनू कार्ड का एग्जांपल दिया। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही हमारे हाथ में क्या दिया जाता है, मेनू कार्ड दिया जाता है। अभी मेनू कार्ड का जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मेनू कार्ड बहुत चीजें आपसे कम्युनिकेट कर लेता है इनडायरेक्टली। किस तरह से कि उस होटल की जो रेस्टोरेंट की जो सर्विस है, तो सर्विस मतलब कि जो प्राइसेस है, रेस्टोरेंट ने जो भी प्राइसेस मेनू के लिए रखे हैं हर एक मेनू के लिए, तो उससे हमें पोजीशन पता चलती है कि उस होटल में किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं या सर्विस प्रोवाइडर के एक्सपेक्टेशंस किस तरह के हैं और वो आपको किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है, उसकी क्वालिटी के बारे में हम लोग इसमें जान सकते हैं। Similarly, hospitals are judged for their quality by the price of its service. Thus, a service provider entering a market for the first time and wanting to be perceived the way the market does to other players could attach a similar price to get the same image as the competitor. यानी कि यहाँ पे जजमेंट लेना बहुत जरूरी है। सर्विस प्रोवाइडर जो भी है, फर्स्ट टाइम अगर एंट्री कर रहा है तो उसे मार्केट का कॉम्पिटिटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए और कंपटीशन के हिसाब से हमारी सर्विस की प्राइस होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके ना। अभी रेगुलेटरी और गवर्नमेंट प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या कहता है। अभी कंट्रोलिंग के लिए ये सब यूज किया जाता है। गवर्नमेंट या रेगुलेटरी यानी कि कुछ रूल या प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। दैट मेथड विल बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग। सो ये जो मैकेनिज्म है प्राइसिंग का, प्राइसिंग ऑफ मेनी सर्विसेज आर गवर्न बाय द रेगुलेटरी मैकेनिज्म। रेगुलेटरी यानी कि कुछ मेथड्स है जो इसमें प्राइसिंग रिलेटेड कंट्रोलिंग मेथड है ये, लाइक म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स जहाँ पे उस सर्विस की प्राइस कितनी होगी, मिनिमम प्राइस होगी। बेसिक एंड हायर एजुकेशन, पावर तारीफ, द सर्विस मार्केटर कैन मेक अ मोर प्रॉफिट बाय कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग इफिशियंसी। यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रॉफिट मिलता है आपको, कैन मेक अ मोर प्रॉफिट बाय कटिंग डाउन कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग इफिशियंसी। इफिशिएंट सर्विसेज है, हायर एजुकेशन की भी है, गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, तो ऑब्वियसली कुछ रूल्स है उनके लिए और रूल्स के हिसाब से उनकी प्राइस की क्या रहेगी, उनके सर्विस की प्राइस रहेगी। ओके ना। अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ डिफरेंशियल प्राइसिंग मैकेनिज्म बताया कि प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या कहता है कि कस्टमर, मल्टीपल कस्टमर अगर है तो उसके लिए हम लोग किस तरह से प्राइसिंग रख सकते हैं सर्विस में। मल्टीपल कस्टमर यानी बहुत सारा, मतलब वैरायटी कस्टमर है, तो हमें ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि इसमें उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, देखो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इंडियन रेलवेज ऑफर कंसेशंस टू द स्टूडेंट्स एंड डिफेंस पर्सनल व्हाइल ऑफरिंग द सेम सर्विस टू अदर्स एट फुल रेट। इससे आपको समझ में आएगा कि प्राइसिंग मैकेनिज्म किस तरह का है इस सर्विस में। अगर रेलवे की सर्विस, इंडियन रेलवे की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं तो गवर्नमेंट का रूल क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का कंसेशन, जैसे कि बस सर्विस में भी आपको कंसेशन मिलता है ना, आप पास निकालते हो बस का पास, तो उसके अंदर आपको क्या दिया जाता है, कंसेशन दिया जाता है। वैसे ही डिफेंस पर्सनल जो हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए भी कुछ अलग प्रोविजन है, उसका जो रेट है, प्राइस है सर्विस की, तो उन्हें भी कुछ ऑफर्स रहते। और जो कॉमन पर्सन से, जनरल पर्सन है, तो उनके लिए अलग प्राइसिंग रेट रहेगा। तो इस तरह से ये प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के लिए, मल्टीपल कस्टमर के लिए।
सो द ऑफर कैन नॉट बी ब्रोकन अप टू रिड्यूस वैल्यू। यहाँ पे हमें उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस नहीं करनी है, सर्विस की जो वैल्यू है वो रिड्यूस नहीं करनी है। बेनिफिट और कॉस्ट, मतलब कि यहाँ पे बेनिफिट भी कम नहीं करना है, कॉस्ट भी कम नहीं करनी, इट हैज टू बी सोल्ड इन टोटलिटी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि थिंक करना है हर एक कस्टमर के बारे में, और उस तरह से हमें यह सर्विसेज प्रोवाइड करनी है सोसाइटी में। देयर इज इरेगुलर और सीजनल डिमांड फॉर द सर्विस ओवर टाइम, मतलब यहाँ पे जो भी इरेगुलर सर्विसेज है या सीजनल डिमांड रहती है कभी कभी, तो सर्विस किस तरह से हमें प्रोवाइड करनी है, तो ओवर टाइम, सर्विस ओवर टाइम यानी कि जो आपका टाइम पीरियड है उससे भी ज्यादा हमें क्या करना है कि टाइम बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है। एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट ओवर द जियोग्राफिकल स्प्रेड, यहाँ पे हमें जो स्प्रेड करनी है सर्विस, तो वो किस तरह से एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो हमारा टारगेट है उससे भी अगर डिमांड बढ़ रही है ज्यादा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज पर डिमांड हमें सप्लाई करना है उस सर्विस को। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया है, मूवी थिएटर ऑफर मैटिनी शोज एट अ लोअर रेट देन अदर शोज। मैटिनी शोज का रेट क्यों कम है, ऑफर क्यों इस तरह की रहती है, तो आपको भी पता है दोपहर के टाइम की जो सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कस्टमर क्या रहता है, कम रहता है, तो हमें उसकी डिमांड क्या करनी है, बढ़ानी है उस प्राइस की। तो हमें वेस्ट भी नहीं करना है, हमारा जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से पूरा तो लॉस हम ले नहीं सकते। और कुछ कस्टमर इस तरह का है कि वो ओनली आफ्टरनून सेशन में ही फ्री रहेगा, तो मैटिनी शो के लिए हमने कुछ अलग प्रोविजन की। जो लोग बिल्कुल वही सर्विस ले रहे तो उनके लिए रेट में कंसेशन रखा और हम लोगों ने वो सर्विस प्रोवाइड की मूवी थिएटर की। अभी उन्होंने और एक एग्जांपल दिया है, देखो, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैड प्रपोज्ड डिफरेंशियल पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस इन गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल की फीस क्या रहती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कहता है, इट इज बेस्ड ऑन इनकम ऑफ पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। पेरेंट्स की इनकम किस तरह की है, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो किस तरह की है, उनके सोर्सेस कौन से, इकोनॉमिक के सोर्सेस कौन से है। तो जब भी आपको स्कूल की फीस पेड करनी है तो उसमें भी ट्यूशन फीस कैसे किस टाइप में आपको पेड करने पड़ेंगे, तो आपके पेरेंट्स की इनकम किस तरह की है उससे हमें पता चलेगा और उस तरह की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ओके ना। Now let's see next example. Central government announced free ship for girls students. गर्ल्स के लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भी एक सर्विस है, तो इसका भी फायदा हम उठा सकते हैं। मतलब प्राइसिंग मैकेनिज्म डिफरेंशियल क्यों है, तो हमारे सोसाइटी में रहने वाले कस्टमर्स ये मल्टीपल कस्टमर्स है, उनकी हर एक की जरूरत, उनकी हर एक की नीड डिफरेंट डिफरेंट है, और एज पर देयर कन्वीनियंस हम लोग क्या करते हैं कि सर्विसेज में इस तरह की प्रोविजन रखते हैं ताकि हमारी सर्विस की डिमांड बढ़ सके, हमारी सर्विस ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। ओके ना। अभी यहाँ पर पेशेंट का भी एग्जांपल दिया हुआ है, द हॉस्पिटल आर क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ ऑफरिंग द सेम सर्विस टू द पेशेंट्स विद डिफरेंशियल प्राइसिंग मैकेनिज्म। प्राइस में डिफरेंट डिफरेंट रहती है, जैसे कि अगर कोई बहुत ही मतलब जो एबिलिटी नहीं उसकी कि वो सर्विस ले सकता है, सेम सर्विस के लिए हम लोग अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग प्राइसिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन, अभी ये नेक्स्ट एलिमेंट, प्राइस देखा, प्रोडक्ट देखा, अभी प्रमोशन में किस तरह का है उसका मीनिंग और एट्रीब्यूट्स हम लोग स्टडी करेंगे। समझ में आया आपको, प्राइस समझ में आया कि किस तरह से प्राइस का यूज किया जाता है, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसेस किस तरह के हैं, या आपके डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग किस तरह की है, कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग किस तरह से हम सर्विस में रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रमोशन देना या कम्युनिकेशन। प्रमोशन मतलब आपको पता है कि आपको क्या करना है, उसका एडवर्टाइजिंग करना है, कुछ ना कुछ ऑफर्स देने सर्विस में, तो हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। सो लेट्स सी द प्रमोशन। प्रमोशन इज द कम्युनिकेशन टूल ऑफ द सर्विस टू टारगेट द कस्टमर्स। कस्टमर्स को टारगेट करना है कम्युनिकेशन के थ्रू। ये प्रमोशन क्या करता है कि ये कम्युनिकेशन का टूल है,
जिससे हम टारगेट कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स को। टू मेक प्रोमिसेस एज वेल एज टू पोजिशन देमसेल्व्स इन देयर माइंड्स। हमें हमारी सर्विस की पोजीशन क्रिएट करनी है कस्टमर के माइंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे प्रोमिसेस मार्केट में जैसे प्रोडक्ट रिलेटेड दिए जाते हैं, वैसी सर्विसेज में भी हमें प्रोमिसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इट इज एन इम्पोर्टेंट मार्केटिंग टूल एज इन सर्विस मार्केट सर्विसेज कम्युनिकेशन precedes service production, experience, consumption और transaction, and it has the following attributes। अभी इसके फीचर्स attributes क्या है, तो यहाँ पे प्रमोशंस में क्या आता है, प्रमोशन ब्लेंड यानी कि पी मिक्स, प्रमोशन मिक्स, ओके ना। उसके साथ आता है सेल्स पीपल, नंबर ऑफ सेल्स पीपल, जो हम अलग अलग टेरिटोरी के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वालिटी के हम लोग क्या करते हैं, सेल्स पीपल अपॉइंट कर लेते हैं, जिनके थ्रू हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिलेक्शन किस तरह किया जाएगा उस सेल्स पीपल्स का, ट्रेनिंग या इंसेंटिव्स कौन से प्रोवाइड किए जाएंगे सेल्स पीपल के लिए, जैसे मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना। नॉन मॉनिटरी में जैसे रिवॉर्डिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो सकते हैं और हमारी सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन की प्रोसेस। आउटलेट किस तरह का है, मतलब लोकेशन, कौन से लोकेशन में ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ये प्रमोशंस दिए जाएंगे। एडवर्टाइजिंग किस तरह की होगी, एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम लोग किस तरह का मैसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। टारगेट किन कस्टमर को किया जाएगा, मतलब कस्टमर किस टाइप का होगा, ये भी हमें देखना है। इस तरह से ये एट्रीब्यूट स्टडी करने के बाद हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मार्केट की कंडीशन क्या है, ओके ना। सो नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल। इसमें क्या आता है कि एडवर्टाइजिंग आता है, अभी इंटीग्रेशन करना है इस कम्युनिकेशन टूल्स। अगर प्रमोशन एक कम्युनिकेशन टूल है तो उसका इंटीग्रेशन किस तरह से करना है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स। तो ये सब चीजें मिला के हमें फाइनली आउटकम्स लेने। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या किया जाएगा, पब्लिक रिलेशन किस तरह का होगा, सेल्स प्रमोशन का रोल क्या होगा, पर्सनल सेलिंग किस तरह से किया जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कैसे की जाएगी, या डायरेक्ट मेल किस तरह से किए जाएंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं इस टूल्स का। तो वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टूल्स। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। इट इज पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि एडवर्टाइजिंग के लिए आपको पेड करना पड़ता है, 1 मिनट की भी एडवर्टाइज है तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। Where the payment is made to the media, you have to first choose the media, which media is suitable for advertising। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि प्रिंट मीडिया, मास मीडिया, तो जो मीडिया आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो उस मीडिया के थ्रू आपके सर्विस रिलेटेड, ओके ना। द लैटर एक्ट्स एज अ व्हीकल टू कैरी द मैसेज। यहाँ पे कौन सा मैसेज आप लोग दे रहे हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। सर्विस मार्केटर हैज टोटल कंट्रोल ऑन द कंटेंट ऑफ द मैसेज। सर्विस मार्केटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका कंट्रोल होना चाहिए उस कंटेंट पे, जो भी मैसेज में कंटेंट होने वाले, as well as the exposure, which is the number of times the message can be broadcast। बार बार आप लोग क्या कर रहे हो, उस एडवर्टाइजिंग को फ्रिक्वेन्सी दे रहे हो। म्हणजे काय की इथे तुम्ही रेग्युलर काय करताय, ती ऍडव्हर्टाइज फिरवली जाते। दिवसामधून तुम्ही ती जर ऍडव्हर्टाइज 3 वेळेस ब्रॉडकास्ट केली जात असेल तर तो मेसेज जो आहे त्याच्यावर जो सर्व्हिस मार्केटर आहे त्याचा फुल्ली कंट्रोल असणं गरजेचं आहे। कारण तो मेसेज जर चुकीचा असेल तर तुमचं जे मार्केटिंग आहे ते कसं होईल, चुकीच्या पद्धतीने होईल आणि तुमचा कस्टमर टार्गेट होण्याच्या ऐवजी काय होईल, डायव्हर्ट होईल। So let's see, thus the effectiveness of the media vehicle, its reach and frequency can make a or mark the effectiveness of the message। अगर उसमें मीडिया जो है उसमें आपने जितनी फ्रीक्वेंसी दी, जिस तरह से वो आपने कस्टमर को पहुंचाया है मीडिया के थ्रू मैसेज, तो उसमें इफेक्टिवनेस अगर है, करेक्ट मीडिया अगर आपने यूज किया है, तो हमें क्या हो सकता है कि सक्सेस मिल सकती है। तो उसमें मीडिया के अंदर किस तरह से हमने डिफरेंट मीडिया टाइप्स कौन कौन से हैं, तो हमें उसका इम्पोर्टेंस समझ में आना बहुत जरूरी है कि कौन सा मीडिया हमारे लिए सुटेबल है और जिस तरह से हम कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे प्रिंट मीडिया का एग्जांपल दिया, जिसमें आता है कि न्यूज़पेपर से, बिजनेस डेलीज है, मैगजीन से, जिसमें हम लोग वो मैसेज एडवर्टाइजिंग का
बना सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। अभी ये जो मीडिया हमने प्रिंट मीडिया सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमें इसमें ये चीज भी देखना बहुत जरूरी कि लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये मीडिया अवेलेबल करना है। क्योंकि अगर मेरा कस्टमर उस टाइप का है, अगर हिंदी किसी को आती है तो हिंदी मीडिया हिंदी लैंग्वेज भी यूज करनी, अगर मेरा कस्टमर इंग्लिश जानकारी रखता है, इंग्लिश की जानकारी उसके पास है, तो मुझे उसका भी उस तरह का भी क्या करना है, मैगजीन या बिजनेस डेलीज या न्यूज़पेपर रखने, जिसके थ्रू मैं टारगेट कर सकती हूँ कस्टमर को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर यूज कर रहे हैं, रेडियो, टेलीविजन, रेडियो तो अभी मोस्ट ऑफ द टाइम रेडियो बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी कस्टमर अगर सुनने वाला है रूरल एरिया का है, तो अभी भी रूरल एरिया में कभी कभी रेडियो सुनाई देता है, तो रेडियो भी उसमें आता है, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट आता है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन से, अभी मोबाइल फोन तो ज्यादा पॉपुलर हो गए, आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से हम लोग झट से क्या कर सकते हैं, कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग करते वक्त आउटडोर्स यानी कि हम लोग जो होर्डिंग्स बनाते हैं ना, जैसे हम लोग इसमें आपके एडमिशन के लिए भी होर्डिंग्स बनाए जाते हैं, कुछ इवेंट्स रिलेटेड या बैनर्स बनाए जाते हैं, लिंक्स बनाए जाते हैं, स्काई राइटिंग किया जाता है, उसके थ्रू हम लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं। ओके, अभी पब्लिक रिलेशन में क्या आता है, इट इज एन अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे पेड नहीं करना पड़ता, तो फिर किस तरह का पेमेंट करना पड़ता है, इट इम्प्लाइज नो पेमेंट टू मीडिया बट देयर आर पीआर कॉस्ट, यहाँ पे मीडिया के लिए कुछ पेमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन पीआर कॉस्ट किस तरह से कंसिडर की जाएगी, लाइक इन पब्लिसिटी, पीआर पर्सनल सैलरी, यानी कि पीआर डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो पर्सन है उन्हें सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, न्यूज कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे वो लोग, डिनर्स, इवेंट मैनेजमेंट, किसी पब्लिक में रिलेशन रखना है तो पब्लिक के लिए हमें कुछ ना कुछ इवेंट्स लेने पड़ेंगे, उसका इवेंट ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, उनके लिए डिनर्स देने पड़ेंगे, इवेंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो इन सब के लिए जितनी कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड पीआर कॉस्ट। कुछ क्राइसिस, अभी पब्लिक में क्राइसिस भी बहुत ज्यादा रहते, तो मैनेज करना उस क्राइसिस को तो किस तरह से करेंगे, या उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि आईसीआईसीआई बैंक सफर्ड इन गुजरात ईयर एगो, पीआर कम्स इन हैंडी एंड द डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ पीआर। सो पीआर की स्ट्रेटेजी क्या है मेन, वो देखना है यहाँ पे, ये नॉन पर्सनल या सॉरी अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, तो मेंटेनेंस किस तरह से किया जाएगा, दिस हैंडल्स रूटीन पब्लिक रिलेशन स्टफ लाइक मेलिंग, ग्रीटिंग कार्ड्स, कस्टमर्स के लिए हम लोग क्या प्रोविजन करेंगे कि हमारी सर्विस किस तरह की है, ये अगर हमें बताना है, तो ये पब्लिक रिलेशन क्या करता है, मेंटेनेंस किस तरह का उसके लिए रहता है, तो ग्रीटिंग्स कार्ड के लिए रहेगा, कॉम्पिलिंग न्यूज लेटर्स के लिए रहेगा, हाउस मैगजीन्स के लिए रहेगा, होल्डिंग रूटीन कॉन्फ्रेंसेस, वो लोग क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस लेंगे जिसके थ्रू वो आपकी इंफॉर्मेशन, सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, दैट मींस मेंटेनेंस ऑफ पीआर। Now let us see offensive PR. अभी this is used when reacting to adversaries' remarks like during hostile takeovers or aggressive government interventions. Government अगर कुछ आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, गवर्नमेंट का अगर उसमें कुछ रोल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑफेंसिव पीआर यूज करेंगे। ऑफेंसिव पीआर मतलब जैसे कि अग्रेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, आपके ट्रेड या तारीफ रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, तो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है कि कितना आपको टॅक्स पे करना पडेगा, अगर वो किस तरह का ऑफेन्सिव्ह आहे, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो आक्षेपार्ह असणाऱ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या सुद्धा हँडल कराव्या लागतील पीआर ला, ओके ना। डिफेंसिव पीआर क्या करता है, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि ट्राइंग टू एक्सप्लेन अवे ग्लिचेस इन ऑपरेशंस, अगर आपको कुछ सडन फॉल्स नजर आते हैं, मतलब सफर कर रहे हैं आप, तो उसमें उस सफरिंग में ऑपरेशंस के दौरान जो भी फॉल्स आपके दिमाग में आते या आपको दिखाई देते, तो उसके लिए भी पीआर क्या करेगा कि वो फॉल्स निकालने, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस के अंदर किस तरह के फॉल्स रहेंगे, तो उन्होंने अपोलोजेटिक इस तरह का बिहेवियर आपका रहेगा, यानी कि आप लोग क्या करोगे, याला मराठीमध्ये क्षमा याचना असं म्हणतात। डिफेन्सिव्ह पीआर काय करतो की त्याबद्दल ते काय करतात, क्षमस्व म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणू शकतो की त्यांचं बिहेवियर सॉरी
ज्याला आपण सॉरी सॉरी म्हणून काय करतो की क्षमा याचना करतो की माझ्याकडून ही चूक झाली असं तेव्हा आपण म्हणतो. म्हणजे डिफेन्स त्याच्यावर केला जातो. पब्लिक रिलेशन मला मेंटेन ठेवायचं आहे. पब्लिकला जर काही फॉल्ट येत असेल, माझ्या सर्व्हिसच्या थ्रू काही प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागत असतील, तर त्या पद्धतीने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट काय करेल, डिफेन्स करेल. सेल्स प्रमोशन्स मध्ये काय केलं जातं, व्हेन द सर्व्हिस मार्केटर हॅज अ नीड टू टेम्पररीली बूस्ट द सेल्स, then he resorts to this communication tool. There are two kinds of sales promotions. First one is trade promotion, second one is consumer promotion. तो प्रमोशंस देने सेल्स रिलेटेड, अभी सेल्स का मुझे क्या करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, ऑफर्स देने, तो वो ऑफर्स मैं किसके लिए दूंगी, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड प्रमोशन जो दिया जाता है, तो बिजनेस के दौरान यानी सर्विस इंटरमीडिएट उसमें ऐड रहते हैं. सेल्स के रिलेटेड अगर प्रमोशन से, तो सेल्स के लिए हम लोग इंटरमीडिएट का यूज करते हैं ना, जैसे रिटेलर्स, डीलर्स, एजेंट्स, तो उनके लिए हम लोग कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे. इंसेंटिव्स मतलब उन्हें मोटिवेट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए. तो वो जो इंकरेज किया जाता है इंसेंटिव्स के थ्रू, दैट मीन्स इट इज लाइक अ कमीशन, स्पेशल स्कीम्स फॉर रिटेलर्स, डीलर्स या एजेंट्स. स्कीम्स दिए जाएंगे उनके लिए कुछ, आर गिवन टू द मिडलमैन टू मोटिवेट देम टू पुश देयर ऑफर. आपकी जो भी सेल्स रिलेटेड ऑफर है, अगर ये सेल्स प्रमोशन है, तो फिर सेल्स प्रमोशन की जो भी ऑफर है, तो वो किसके थ्रू जाने वाली है मार्केट में, तो मेरे इंटरमीडिएरीज के थ्रू. अगर इंटरमीडिएरीज को मैंने मोटिवेट कर दिया इस तरह कमीशन देके या स्कीम देके, तो शायद पॉसिबल है वो लोग मोटिवेट हो जाएंगे और बहुत इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या करेंगे, मेरी ऑफर्स को मार्केट में प्रोवाइड करेंगे. ओके, इज दैट क्लियर. कंज्यूमर प्रमोशन किस तरह का होगा, तो कंज्यूमर के लिए क्या हम दे सकते हैं, जैसे फ्री ऑफ चार्ज कुछ सर्विसेज है, फ्रीबीज जैसे है, प्राइस ऑफ की जाती है, को प्रमोशन यानी इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को टारगेट करेंगे, उनके लिए शॉर्ट लाइफ स्कीम्स कुछ दिए जाएंगे, इस तरह के प्राइस ऑफ, फ्रीबीज और को प्रमोशन रिलेटेड. ओके, अभी पर्सनल सेलिंग सर्विस में किस तरह से किया जाएगा. दिस फैसिलिटेट्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द कंज्यूमर एंड द मार्केटर. फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब आप एक दूसरे के सामने रहेंगे. लाइक इन इंश्योरेंस सेलिंग थ्रू एडवाइजर्स और क्रेडिट कार्ड सेल्स थ्रू डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स. अभी डायरेक्ट मेल ये एक बताया उन्होंने कि डायरेक्ट मेल में क्या किया जाता है कि आपको अगर कस्टमर के पास जाना है या कस्टमर के लिए आपकी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि it is the popular method of reaching the customers potential or present. जैसे कि प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है उनको हम वो नॉलेज जो सर्विस रिलेटेड है वो मेल के थ्रू भी दे सकते हैं. ये पॉपुलर मेथड बताई जाती है क्योंकि आजकल आपका सब टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी में आप लोग सब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो. अभी भी मेरा लेक्चर जो हो रहा है उस तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं. ओके ना. तो ये जो डायरेक्ट मेल है, इट माइट गिव राइज टू फीलिंग्स इन द कस्टमर दैट देयर प्राइवेसी इज बीइंग इन्वेडेड. प्राइवेसी भी यहाँ पे उनकी रखनी है, अदरवाइज वो इस तरह के सर्विसेज नहीं लेंगे. डायरेक्ट मेल सर्विस जो है, पॉपुलर न्यूज मैगजीन्स हैव बीन सेलिंग देयर सब्सक्रिप्शन डाटाबेसेस टू मल्टीनेशनल बैंक्स. यानी कि किस तरह से आपको मेल सेंड किए जाते हैं उसका एग्जांपल उन्होंने दिया है कि मल्टीनेशनल बैंक्स जो है उनका डेटाबेस देते, कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन है उनके नंबर से वो प्रोवाइड किए जाते हैं और उनको प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन की जाती है. और डायरेक्ट मेल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर प्लस पोटेंशियल कस्टमर के पास. ओके, वर्ड ऑफ माउथ. अभी माउथ पब्लिसिटी का एग्जांपल है. ये जो कम्युनिकेशन है, कस्टमर्स आर ऑफन क्लोजली इन्वॉल्व इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस. जब भी कस्टमर सर्विस लेता है, सर्विस की डिलीवरी जिस तरह से की जाती है, तो उस प्रोसेस, जैसे कि हम लोगों ने बताया ना कि सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट अ टाइम. मतलब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर और जो आपका बायर है, सर्विस लेने वाला कस्टमर, तो वो दोनों एक दूसरे के सामने ही रहते हैं. जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर की सर्विस का एग्जांपल दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि डॉक्टर की सर्विस जब भी प्रोडक्शन उसका होता है तो कंजप्शन भी उसके साथ ही होता है, क्योंकि वहां पे पेशेंट यानी कि आपका कस्टमर भी सामने रहेगा. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होना क्या है, पॉसिबल है. तो पॉसिबिलिटीज क्या बढ़ते हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस किस तरह का है आपके सर्विस रिलेटेड,
तो अगर एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा सर्विस का, तो शायद वो क्या करेगा कि माउथ पब्लिसिटी करेगा, किसी और के लिए वो शेयर किया जाएगा एक्सपीरियंस। जैसे मेरे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, मैं क्या करूंगी, पब्लिसिटी करूंगी उसकी। ओके, इज दैट क्लियर? स्पॉन्सरशिप, अभी इसमें अगर स्पॉन्सरशिप आप किस तरह की दे रहे हो, उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के बारे में पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सर्विसेज किस तरह के हो सकते हैं। तो उन्होंने एक एग्जांपल भी आपको इसमें दिया है, जैसे हच मोबाइल स्पॉन्सरिंग द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस एंड इंश्योरेंस कंपनी स्पॉन्सरिंग वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन, इंश्योरेंस कंपनी स्पॉन्सर कर रहे हैं, और ये जो क्रिकेट की मैच है उसके लिए हच मोबाइल अगर स्पॉन्सर करता है तो इसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, एडवर्टाइज हो जाती है, या इसकी एक इमेज बनती है, मार्केट में पोजीशन बनती है, और जिसकी वजह से इनकी कोई भी सर्विस अगर है मार्केट में, मोबाइल की सर्विस है, तो कस्टमर क्या हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट थिंग है प्लेस। जैसे हम की एलिमेंट स्टडी कर रहे हैं, तो प्लेस में क्या आता है, आपको सर्विस देनी है तो सर्विस कहाँ पे देनी है जिसकी वजह से आप लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो यहाँ पे डिमांड ड्राइवर्स जिस तरह के हैं, मतलब कि कस्टमर जिस तरह से डिमांड कर रहा है, कौन सी प्लेस का कस्टमर किस तरह से डिमांड करता है, लोकेशन किस तरह की है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त हमें लोकेशन की जानकारी होना बहुत जरूरी। लोकेशन इज द वायबिलिटी एंड लॉजिस्टिकल, सो इट हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। अभी एट्रीब्यूट्स कौन से यूज किए जाएंगे, देखो प्लेस के लिए सर्विस लोकेशन डिसीजंस, मिडलमैन एंड इंटरमीडियरीज। मतलब अगर मुझे उस प्लेस के लिए सर्विस प्रोवाइड करनी है, सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा कि सर्विस लोकेशन कौन सा होगा इसका डिसीजन किया जाएगा फर्स्टली। उसके लिए अपॉइंट किए जाएंगे मिडलमैन और इंटरमीडियरीज, देयर यूजेस एंड देयर रोल्स, किस तरह से वो उनका रोल रहेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। डिजाइनिंग सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जैसे हम लोग चैनल का भी यूज कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, चैनल का टाइप किस तरह का होगा, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, वो भी डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है उस प्लेस पे, उस लोकेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड करनी। कंपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, कंपेयर करना है, गुड्स का है, सर्विस का है। एक्सपोजर मल्टीपल चैनल्स, यानी कि यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, मल्टीपल चैनल्स का भी यूज करना है, तो उसके बारे में भी पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। मैनेजिंग चैनल्स, उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। आउटलेट लोकेशंस, आउटलेट लोकेशंस कौन से उसके अंदर, जैसे एक लोकेशन तो मैंने फिक्स कर लिया, लेकिन छोटे छोटे जो आउटलेट्स रहते हैं वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है मेरी सर्विस, तो मुझे किस तरह से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो भी मुझे पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन से मोड्स यूज किए जाएंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूट किस तरह की जाएगी वो सर्विस, कौन सा मोड, मतलब जैसे एयरवे के थ्रू जाएगा या वाटरवे के थ्रू जाएगा या रेल के थ्रू जाएगा, ये सब प्लान मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले से फिक्स करना पड़ेगा। एंड इसमें प्लेस में उन्होंने और एक चीज बताई है, place is especially important to the service marketer because the offer cannot be stored and the offer has to be produced and consumed at the same time in the service location and outlets, and the normal decision of location and channel are, अभी हमने पहले से ये स्टडी किया है कि सर्विसेस आर पेरिशेबल, त्या संपणाऱ्या आहेत, स्टोर करके नहीं रख सकते उसको हम। सर्विस जो है ना, जैसे मैंने आपको इसकी एयरलाइन की सर्विस के बारे में बताया था कि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते तो आपका जो बुकिंग है 9 o'clock का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सर्विस नेक्स्ट टाइम के लिए और एक बार बुक करनी पड़ेगी, उसे हम स्टोर नहीं करके रख सकते। ओके ना, तो यहाँ पे जो भी लोकेशन है तो वहां पे रिस्की रहेगा आपको कि बहुत सी चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मुझे सर्विस देनी है तो उसका प्रोडक्शन और कंजप्शन तो सेम टाइम में होता है, मतलब उस लोकेशन पे आपका सर्विस प्रोवाइडर और आपका कस्टमर एक साथ रहने वाले। तो अगर मुझे लोकेशन के बारे में डिसीजन लेना है तो चैनल्स किस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे या किस तरह से हम सर्विस को डिलीवरी देंगे, हाउ टू डिलीवर द सर्विस टू द कस्टमर, किस तरह से उस कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जाएगी जो लोकेशन मैंने चूज किया हुआ है। Where and when should the delivery of service takes place, कब और कहाँ ये डिलीवरी करनी है, उसका भी प्लान बनाना पड़ेगा।
जो चैनल्स है उनके लिए ये बहुत जरूरी है. What roles do intermediaries or middlemen have to play in the service delivery process? Intermediaries का रोल क्या है? How can marketer juggle the delivery of the tangible and intangible components of service offer? तो मार्केटर को क्या करना है? जगल करना है मतलब क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग कैच करेंगे टेंजिबल और इंटेंजिबल कंपोनेंट्स को. तो सर्विस ऑफर के अंदर कुछ चीजें जो है वो दिखने वाली, जैसे कि हम लोग इक्विपमेंट्स यूज करेंगे तो वो दिखने वाला है, दैट पार्ट इज कॉल्ड टेंजिबल. एंड इंटेंजिबल मतलब जो चीज नहीं दिख रही उसके बारे में भी, जो ऑफर है हमारी सर्विस की तो हमें उसे कैच करना पड़ेगा. मतलब क्या है कि कस्टमर को वो दिखाना पड़ेगा, उसका प्लान करना पड़ेगा. जैसे कि हम लोग रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो रेस्टोरेंट के अंदर जो एनवायरनमेंट हमने क्या किया है कि डेकोरेट किया, डिजाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह की, एसी रूम है वगैरह, ये सब जो चीजें हैं दैट इज टेंजिबल. तो हमें इस तरह से उसका प्लान करना है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा सर्विस का. हाउ कैन द लोकेशन बी मेड टू पॉजिटिवली अफेक्ट सर्विस एनकाउंटर. तो सर्विस को एनकाउंटर किस तरह से किया जाएगा उस प्लेस पे, लोकेशन पे. पॉजिटिवली अफेक्ट सर्विस एनकाउंटर, सर्विस का जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो पॉजिटिव आने के लिए हम लोग क्या प्रोविजन कर सकते हैं. फॉर द सर्विस कंज्यूमर, the first two of the above mentioned decisions themselves become the most important perceived benefit. मतलब कि सर्विस कंज्यूमर जो है तो उसे डिसीजन लेने के लिए हम लोग किस तरह से रेडी करेंगे, मतलब हमारी सर्विस सेल होनी चाहिए और उसका जो बेनिफिट है वो भी अंडरस्टैंड होना चाहिए. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब सर्विस के बारे में नॉलेज होना चाहिए और सर्विस के बेनिफिट्स भी हमें क्या करने, कस्टमर के लिए प्रोवाइड करने. नेक्स्ट है उसमें बेसिक स्ट्रेटेजिक इश्यूज इन सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन आर टू डायमेंशनल. सर्विस लोकेशन, सर्विस प्रोवाइडर. अभी ये जो डिसीजन है वो किस तरह से लिया जाएगा, सर्विस लोकेशन किस तरह से हम डिसाइड करेंगे. तो डिग्री एंड टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन कंजम्पशन. अभी डिग्री एंड टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कि जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो किस तरह के हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी इन कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन किस तरह से किया जाता है, मतलब सीजनल डिमांड है या किस तरह की है. तो वहाँ पे उन्होंने कुछ इंटरैक्टिव पॉइंट्स एक्सप्लेन किए कि सर्विस लोकेशन डिसीजन किस तरह का होगा. लोकेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर. सर्विस लोकेशन ऐसी प्लेस है जहाँ पे प्रोवाइडर और कंज्यूमर एक साथ रहेंगे, जिनके बीच इंटरेक्शन होगा. तो किस तरह का इंटरेक्शन होगा वो भी एक्सप्लेन किया है. कस्टमर गोज टू द सर्विस प्रोवाइडर समटाइम्स, यू नो दैट कि हम लोग भी जाते हैं ना सर्विस लेने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के पास. तो ऐसी कौन सी सर्विसेज है, एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट्स गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी क्लासरूम. तो एजुकेशन की सर्विस किस तरह से स्टूडेंट्स लेने के लिए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी क्लासरूम में. रेस्टोरेंट की सर्विस लेने के लिए भी कस्टमर क्या करता है कि सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है. या थिएटर की सर्विस भी हम उसी तरह से मूवी थिएटर में जाके ले सकते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट जो है लोकेशन, कौन से लोकेशन पे किस तरह सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर का इंटरेक्शन होगा वो बताया. तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है फर्स्ट इसमें लोकेशन में. सेकेंड इसमें सर्विस प्रोवाइडर गोज टू द कस्टमर. यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर आता है सर्विस देने के लिए कस्टमर को. तो किस तरह मेंटेनेंस की सर्विसेज है, हाउसकीपिंग की सर्विस है, क्लीनिंग की सर्विस है या पर्सनल सेलिंग है. तो इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर खुद कस्टमर के पास आता है. ये सेकेंड टाइप ऑफ है, मतलब डिग्री एंड टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, किस तरह का कॉन्टैक्ट आएगा. द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर ट्रांसैक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस. मतलब यहाँ पे डिस्टेंस पे है सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्शन और कंजप्शन भी एक साथ होने वाला है, फिर भी उनके बीच कुछ डिस्टेंस है. तो इसमें कौन से सर्विसेज आते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज लाइक इनबाउंड कॉल हैंडलिंग. जैसे टेली मार्केटिंग वगैरह हम लोग देखते हैं ना कि टेली मार्केटिंग के अंदर कितने कॉल हैंडल किए. तो कॉल के दौरान भी कम्युनिकेशन होता है, वहां पे भी इंटरेक्शन होता है. तो ये सर्विस कैसी है कि ये ट्रांसैक्ट सर्विस है, मतलब दोनों के बीच सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच क्या है, डिस्टेंस है. आउटबाउंड कॉल्स करते हैं, टेली मार्केटिंग करते हैं, बैक ऑफिस के कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं, मेल ऑर्डर किए जाते हैं, वेब बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं. तो यहाँ पे ये दोनों फेस टू फेस नहीं है, उनके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस है, फिर भी इनके बीच भी इंटरेक्शन
है। ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने सर्विस लोकेशन डिसीजन में देखा है। ओके, अभी सर्विस प्रोवाइडर में क्या है, देखो सर्विस इंटरमीडिएरीज यूज किए जाएंगे। सर्विस प्रोवाइड करनी है तो मैं इंटरमीडिएरीज के थ्रू प्रोवाइड करूंगी। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट्स द एक्चुअल कंसेप्ट and the service distributor interacts with the customer in the actual execution of the service। मतलब इंटरेक्शन किसके बीच है, सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के बीच है। यहाँ पे सर्विस इंटरमीडिएरी जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है आपका, तो उसका और कस्टमर का आपके क्या है, इंटरेक्शन है, जहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है एक्चुअल सर्विस का। मतलब कि हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं हमारी सर्विस, प्रोडक्शन और कंजप्शन जहाँ पे होता है। तो इंटरमीडिएरीज परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस एट दैट टाइम व्हिच परफॉर्म व्हिच एक्टिविटीज कैन परफॉर्म द इंटरमीडिएरीज। तर मग इथे तुम्हाला लक्षात येईल, दे असिस्ट इन मेकिंग द सर्विस अवेलेबल टू द कस्टमर एट अ कन्वीनियंट प्लेस एंड टाइम। यहाँ पे प्लेस एंड टाइम के बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपकी सर्विस अवेलेबल करना कस्टमर के लिए एट द कन्वीनियंट प्लेस एंड टाइम। कस्टमर का कन्वीनियंट टाइमिंग पीरियड कौन सा है, प्लेस कौन सी है, उस तरह से आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। ओके, नेक्स्ट थिंग है दे प्रोवाइड सेल सपोर्ट एट द पॉइंट ऑफ सेल। मतलब जब भी आपकी सर्विस सेल की जाएगी तो सपोर्ट प्रोवाइड करना, यानी कि एंड आल्सो कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डिंग द सर्विस रेंडर। सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, सपोर्ट यानी कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी आप लोग देते हैं ना, ऐसे प्रोमिसेस किए जाते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आप सपोर्ट कर रहे हैं सेलिंग के लिए, और वहां पे जो भी कस्टमर का एक्सपीरियंस है सर्विस रिलेटेड, तो उसके लिए हम फीडबैक भी लेंगे उनका कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का है, आप फुली सेटिस्फाइड हो या किस तरह से, मतलब कि जो भी सर्विस ली है उसके अंदर आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे, आपने कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया, इस तरह का फीडबैक हमें क्या है करना है, लेना है कस्टमर के लिए। दे प्रोवाइड आफ्टर सेल सपोर्ट टू कस्टमर्स मेकिंग द सर्विस मोर असेसिबल। असेसिबल किस तरह से हो सकती है कि अगर आफ्टर सेल सर्विस भी आप क्या कर रहे हो, आफ्टर सेल सपोर्ट भी कस्टमर के लिए दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि यह सर्विस आपके कस्टमर के लिए किस तरह है, असेसिबल है। ओके ना। अभी एजेंट्स एंड ब्रोकर्स का क्या रोल है, the person who acts on behalf of the principal and has the authority to create a legal relationship between the customer and the service principal is known as an agent। who is the agent? एजेंट मतलब क्या है, एजेंट क्या करता है कि एजेंट के हाथ में इस तरह की अथॉरिटी है जो क्रिएट करेगा लीगल रिलेशनशिप कस्टमर और सर्विस प्रिंसिपल के बीच में, कि रिसीव्स कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। एजेंट के लिए क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, जो भी रिलेशनशिप वो बनाएगा लीगल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स एग्जांपल दिया, इंश्योरेंस एजेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट, वो लोग क्या करते हैं, लीगली आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना के देते, मतलब कि लीगल रिलेशनशिप बनाते कस्टमर और सर्विस प्रिंसिपल के बीच। ब्रोकर इज अ पर्सन हु नॉर्मली ब्रिंग्स द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर टुगेदर फॉर व्हिच ही रिसीव्स अ कमीशन। सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में जो भी रिलेशन बनता है तो वो भी कमीशन लेता है ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है, नॉर्मली ब्रिंग्स द सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर का रोल वो कर लेता है। तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर वो कमीशन भी लेगा एंड इस तरह से वो क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। फ्रैंचाइजिंग ये कंसेप्ट क्या है, फ्रैंचाइजिंग क्या करता है, तो फ्रैंचाइजर और फ्रैंचाइजी ये जो कंसेप्ट है, तो फ्रैंचाइजर एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है कि जो क्या करती है, राइट्स प्रोवाइड करती है फ्रैंचाइजी के लिए। फ्रैंचाइजर एंड फ्रैंचाइजी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है बिजनेस टू फ्रैंचाइजी फॉर फी एंड परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मंथली सेल्स। मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स के लिए, फ्रैंचाइजीज के लिए कुछ राइट्स प्रोवाइड करेंगी। वो राइट्स किस तरह के होंगे, तो यहाँ पे टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, जिस तरह नेशनल एंड इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग एंड अदर सपोर्ट सर्विसेज आर कॉमनली मेड अवेलेबल बाय द फ्रैंचाइजर। फ्रैंचाइजर किस तरह के सर्विसेज अवेलेबल करता है फ्रैंचाइजी के लिए, जो आपका पार्टनर है, जो क्या करेगा कि अगर एडवर्टाइजिंग करनी है तो फ्रैंचाइजर ये सपोर्ट भी फ्रैंचाइजी को देगा कि हमें एडवर्टाइजिंग किस तरह से करनी है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना है। तो ये राइट्स क्या करती है, मतलब कि
यहाँ पे उन्होंने बताया कि अदर सपोर्ट सर्विसेज आर कॉमनली मेड अवेलेबल बाय द फ्रेंचाइजर एंड एग्रीमेंट्स टिपिकली लास्ट 5 to 20 years। जो भी एग्रीमेंट फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में होता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो जो कि एग्रीमेंट 5 up to 20 years के लिए बनता है। ये आपको नेक्स्ट इसमें डीप कंसेप्ट रहेगी। इंटरनेशनल मार्केटिंग जब हम स्टडी करेंगे 6 सेमेस्टर में, तो उसमें एक पूरा फ्रेंचाइजिंग का लेसन ही एक डीप कंसेप्ट है, तो वहां पे भी हमें स्टडी करनी है। यहाँ पे इतना ही ध्यान में लेना है कि किस तरह फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी एक साथ काम करते हैं, उनके बीच किस तरह का इंटरेक्शन रहता है, जिनके थ्रू फ्रेंचाइजर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसके जो सर्विसेज है वो कस्टमर के लिए फ्रेंचाइजी थ्रू प्रोवाइड करती है। ओके, चैनल ऑप्शन फॉर सर्विस कंपनी, जैसे हमने लेवल्स ऑफ चॅनल स्टडी किया ना, चॅनल ऑप्शन्स फॉर सर्व्हिस कंपनी ऑल्सो। तर सर्व्हिस कंपनी मध्ये कसं असणार आहे बघा, झिरो लेवल चॅनल असेल, 1 लेवल मध्ये एजंट्स आणि ब्रोकर्स असतील, 2 लेवल्स मध्ये काय असेल, सेलर्स एजंट्स असतील, बायर्स एजंट्स असतील, कस्टमर्स असतील। इनके भी एजेंट्स है, सर्विस प्रोवाइडर के सेलर्स एजेंट भी है, तो ये 2 लेवल चैनल बन गया। और 1 लेवल चैनल में क्या आता है, फ्रेंचाइज और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस डिलीवरी। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, राइट्स देती है फ्रेंचाइजी को और जिनके थ्रू सर्विस की डिलीवरी की जाती है। ओके ना। नेक्स्ट है अभी जो रिक्रूटमेंट है। डायग्राम के बाद हम डायरेक्टली ऊपर ही आ गए, यहाँ पे सी नेक्स्ट लास्ट पेज। हाँ, पीपल जो एक्सटेंडेड 3 P's है, जैसे कि हमने 7 P's के बारे में पढ़ा था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो वो तो हमारे 4 P's हो गए। अब एक्सटेंडेड किए हुए 3 P's में क्या आता है, पीपल, उसके बाद आएगा आपका फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। 3 एक्सटेंडेड P's हमें स्टडी करने हैं जो कि सर्विस में यूज किए जाते हैं। ओके ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी 6.1 पीपल। व्हाट इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पीपल? मोर देन एनी अदर सेक्टर इन सर्विसेज पीपल आर द की। सर्विस लेते वक्त पीपल्स का रोल क्या है, उनका तो रोल मेन है। इट हैज टर्न आउट टू बी द ओनली डिफरेंशिएटर अमंगस्ट राइवल सर्विस फर्म्स, यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनके और आपके सर्विस में क्या डिफरेंस है, ये बताने वाला एक ही फैक्टर है, दैट मींस पीपल। इट फाइनली बॉइल्स डाउन टू मैनेजिंग द इंटरनल कस्टमर्स, मैनेजिंग द एक्सटर्नल कस्टमर्स। How to manage that external and internal customer? Let's see, the 5th piece has the following attributes. इसमें कुछ attributes दिए, features दिए कि जिनके थ्रू हम लोग इंटरनल कस्टमर्स या एक्सटर्नल कस्टमर्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, वो एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट वन है एम्प्लॉइज, सेकेंड रिक्रूटमेंट, ट्रेनी, चैनल पार्टनर्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सर, motivation, rewards, teamwork, customers, education and training. So let's see first managing internal customers. How to manage the employees. तो यहाँ पे success of service, its marketing and its satisfaction entirely depends upon its operations and processes. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें क्या करना है, सर्विस को सक्सेस लेना है या सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो हमें ऑपरेशंस और प्रोसेसेस के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं, ऑपरेशंस कंप्लीट करते हैं, ऑपरेटर्स है, प्रोवाइडर्स है, तो इन सब चीजों के बारे में बेस्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। Popular service products will never alone be successful in retaining customers if the quality of service transaction is perceived to be poor। मतलब अगर मेरी सर्विस ट्रांजैक्शन करते वक्त जिनका भी रोल है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, ऑपरेटर है या जो भी ऑपरेशन के अंदर वो काम कर रहे हैं, सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें मुझे क्या देखना है कि किस तरह से मेरी सर्विस ट्रांसैक्ट की जा रही है। उसकी क्वालिटी अगर पुअर है तो शायद क्या होगा कि जो ऑपरेटर है या प्रोवाइडर है उनका रोल वीक होगा या परफॉर्मेंस वीक होगा।
तो यहाँ पे क्या देखना है कि फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया है, हिज कॉम्पिटेंस एंड स्किल फॉर द जॉब स्पेसिफाइड इन द सर्विस ट्रांजैक्शन। जो भी सर्विस दी जाएगी तो उसके अंदर उनके स्किल्स को हमें चेक करना है, मतलब कि उनकी जो एबिलिटी है, कॉम्पिटेंस यानी एबिलिटी को चेक करना है एम्प्लॉइज की। तो एग्जांपल क्या, टीचर ऑफ हाई स्कूल हु इज ट्रेन इन pedagogy, मतलब कि टीचिंग मेथड्स एंड क्लास हैंडलिंग एंड इज वेल क्वालिफाइड विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिलीवर इन अ क्लासरूम देन अ स्वेल्ट सोशलाइट। मतलब यहाँ पे जो क्लासरूम के अंदर सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, जो भी आपका टीचर है, एजुकेशनल सर्विस का एग्जांपल है, हाई स्कूल के टीचर का एग्जांपल दिया है की वो हु इज ट्रेन इन पेडियोलॉजी, म्हणजे काय की अध्यापन शास्त्र, जी काही तुमच्याकडे कला आहे, स्किल है आपके पास टीचिंग का, तो वो परफेक्ट होगा। अगर आप टीचर हो तो आप किस तरह से क्लास हैंडल कर रहे हो, किस तरह टीचिंग के मेथड से अप्लाई कर रहे हो, तो वेल क्वालिफाइड मतलब आपका क्वालिफिकेशन भी प्रॉपर है। तो जो सर्विस डिलीवर की जाएगी वो कैसी होगी कि एज कंपेयर टू सोशलाइट, मतलब कि जो भी पर्सन है जो कि बहुत गुड लुक वाला है, सोसाइटी में रहने वाला, फैशनेबल है, तो उससे कंपेयर करने के बाद हमें समझ में आएगा कि ये कैपेसिटी किसके अंदर है, टीचर के अंदर। टीचर टीचिंग कर सकता है क्योंकि उसमें वो एबिलिटी है। वो सर्विसेज कैसे ट्रांसैक्ट करेगा, प्रॉपर ट्रांसैक्ट करेगा। तो इस तरह हमें स्किल्स को चेक करना है। हिज नॉलेज ऑफ डिटेल्स ऑफ सर्विस प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स। जो भी आपका एम्प्लॉय है, हम लोग एम्प्लॉय, इंटरनल कस्टमर कौन सा है हमारा, तो एक फर्स्ट है हमारा एम्प्लॉय, तो उसके अंदर क्या नॉलेज होना जरूरी है आपके प्रोडक्ट के, सर्विस प्रोडक्ट जो है, जिस प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट की सर्विस आप देने वाले हो कस्टमर के लिए, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, ट्रैवल एजेंसी एग्जीक्यूटिव हु इज वेल वर्स्ड विद एयरलाइन ऑफरिंग्स, तारीफ डिटेल्स, कंडीशंस, राइडर्स एंड एड-ऑन्स advance will have a greater positive influence of the on the service transaction than a new on the job trainee। अगर कोई जॉब पे नया है तो उसे किसी भी सर्विस, अभी ट्रैवल एजेंसी का एग्जांपल दिया, उसकी सर्विस अगर कस्टमर को लेनी है तो आपको, आपका जो एम्प्लॉय, उसके पास किस तरह का नॉलेज होना चाहिए, उस सर्विस के फीचर्स और बेनिफिट्स आपको बताना आना चाहिए। अदरवाइज जो कस्टमर है वो आपके सर्विस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता और रिस्क नहीं उठा सकता। ओके ना। हिज एटीट्यूड एंड मूड्स एंड पर्सनालिटी, ये भी अफेक्ट करता है आपके सर्विस जो प्रोवाइड करने वाले एम्प्लॉयज है। अगर सर्विस प्रोवाइडर का मूड अच्छा नहीं है, सिंपल है, होटल का एग्जांपल ले लेते हैं ना यहाँ पे, कि वेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बेटर सर्विस प्रोवाइड करते वक्त उसका मूड क्या है, पर्सनालिटी क्या कहती है, फीलिंग्स क्या है उसके, उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है उस जॉब के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपके सर्विस पे होगा, सर्विस किस तरह से प्रोवाइड की। तो फर्स्टली हमें क्या करना है कि एटीट्यूड देखना है एम्प्लॉय का, पर्सनालिटी देखनी है, फीलिंग्स देखने हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। और जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, the negative attitude of a bank clerk will make him indifferent to an inquiry or request from a customer। मतलब कि जो बैंक का क्लर्क है, जो सर्विस प्रोवाइडर है बैंक का, तो उसका एटीट्यूड निगेटिव होने की वजह से वो इनडिफरेंट रहेगा इंक्वायरी और रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कस्टमर। कस्टमर जब भी इंक्वायरी के लिए आता है, कुछ रिक्वेस्ट करता है, तो उसका एटीट्यूड निगेटिव होने की वजह से उसका इम्पैक्ट किस चीज पे पड़ेगा, आपकी सर्विस ट्रांजैक्शन पे पड़ेगा। इज दैट क्लियर? His presence of mind and speed of response, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि his presence of mind, आप बोलोगे मैडम वो तो ऑलवेज प्रेजेंट ही रहता है, अभी कितने लोगों का माइंड उनके हाथ में है या स्टेबल है, ऐसा अगर मैंने पूछा तो 50% लोग तो बोलेंगे मैडम अभी तो मैं कहीं पे जाके आया, घूम के आया मार्केट में। ये जो आप बता रहे थे ना सर्विस मार्केटिंग का, तो ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ पे आपका, मार्केट में। तो मैं जो भी कुछ बता रही हूँ, कितना भी इफेक्टिवली क्यों ना बताओ, आपके दिमाग के अंदर जाएगा नहीं, ब्रेन के अंदर नहीं घुसने वाला। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स भी किस तरह का होगा, स्लो होगा या न्यूट्रल ही होगा। मैंने कुछ अगर क्वेश्चन पूछा तो शायद आपका रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ पे है,
लेक्चर में नहीं है। सो अपॉन एन एरर इन अ ट्रांजैक्शन, जैसे कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो एम्प्लॉय के थ्रू यानी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, जब भी आपकी कस्टमर को सर्विस दी जाती है एट दैट टाइम आपके सर्विस प्रोवाइडर को क्या करना है, टाइम देना है। सर्विस प्रोवाइडर टाइम प्रोवाइड करता है, मतलब मनी एंड एफर्ट्स आल्सो, but it is equally more important to move fast in rectifying the error। मतलब अगर फिर भी एफर्ट्स लेने के बाद भी सर्विस प्रोवाइड करते वक्त कुछ एरर्स आते तो हमारा रिस्पांस किस तरह से होगा, रेक्टिफाई करने पड़ेंगे, हमें इम्प्रूव करने पड़ेंगे एरर्स, मतलब कि झट से हमें क्या करना है कि इम्प्रूव करना है। अगर मैंने टीचिंग करते वक्त भी कुछ गलत वर्ड यूज किया या गलत प्रोनाउंसिएशन हुआ तो भी हम बीच में बोलते हैं ना सॉरी करके हम लोग आगे चलते हैं। तो ये क्या है कि हमें क्या करना आना चाहिए, रेक्टिफाई करना आना चाहिए एरर्स को। समझ में आता है ना। सो ड्यूरिंग द रिसेंट कैश आउट at ICICI Bank, the bank personnel move fast to fill the ATMs and the retail branches with cash and stay in the panic। यानी कि यहाँ पे बैंक का एग्जांपल दिया, एम्प्लॉयज किस तरह से वर्क करेंगे, इंटरनल कस्टमर का रोल किस तरह से होना चाहिए, ये समझ में आया आपको। अभी नेक्स्ट है ट्रेनिंग दिया जाएगा इंटरनल कस्टमर्स के लिए। This becomes major tool in the hands of service oriented firm to improve the quality of its providers। अगर सर्विस प्रोवाइडर की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो ट्रेन करना पड़ेगा उनको। तो इंटरनल कस्टमर्स आर कॉन्स्टेंटली अपडेटेड इन प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट एंड कस्टमर नॉलेज। Entire team is brought to one level of competence and capability so that service delivery is consistent। यानी कि उनके वो एबिलिटी, उनके बीच जो एम्प्लॉयज है उनके बीच वो एबिलिटी का होना, कैपेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है कि काम किस तरह से करना है, स्किल्स कौन से इम्प्रूव करने हैं, कस्टमर का नॉलेज किस तरह से लेना है, एनवायरनमेंट के लिए बारे में जानकारी कैसे लेनी है, रिक्रूटमेंट करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि उन्होंने बताया कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट ऑफ एंथुसियास्टिक, मतलब कि यहाँ पे आप किस तरह के पर्सन हो, enthusiastic, continuous recruitment of enthusiastic and positive attitude people from campus goes on to enhance the company's brand image। उत्साही लोक तुमच्याकडे असतील, पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड वाले एम्प्लॉईज असतील तर ऑब्विसली तुमची कंपनी ग्रोथला जाईल किंवा तिची ब्रँड इमेज कशी असेल, पॉझिटिव्ह असेल, पॉप्युलर असेल ती कंपनीचा ब्रँड किंवा त्याच्या सर्व्हिसेस पॉप्युलर असतील। ओके ना। सो चैनल पार्टनर्स एंड फ्रेंचाइजीज एंड बीपीओज, उनके बारे में भी थोड़ा नॉलेज दिया है उन्होंने कि जो चैनल पार्टनर्स है आपके, उनका जो रोल है वो किस तरह से होगा। सर्विस डिलीवरी हैव इंक्लूडेड सच इंटरमीडियरीज एज एजेंट्स, रिटेलर्स, फ्रेंचाइजीज एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सर्स, जिनके थ्रू हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सच चैनल पार्टनर्स आर चैलेंजिंग सर्विस मार्केटर्स, अचीव कंसिस्टन्सीज एंड होमोजेनिटी इन सर्विस डिलीवरीज। एक सारखेपणा असला पाहिजे सर्विस डिलीवरी मध्ये, एजेंट के थ्रू भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या रिटेलर के थ्रू भी कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन मिशंस एंड विजन, यहाँ पे अलाइनमेंट करनी है, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाना है मिशन और विजन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मिशन है या विजन है उनके बारे में नॉलेज हमें इन लोगों को प्रोवाइड करना है, जो कि हमारा इंटरनल एम्प्लॉयज में आते हैं और जिनके थ्रू हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रिटेनिंग fidelity of know-how of operations and loyalty in partnerships। तो जो भी मतलब कि उन्होंने बताया की तुम नो हाउ ऑफ ऑपरेशन म्हणजे काय की तुम्हाला इथे एक प्रकारे याला आपण मराठीमध्ये म्हणतात की निष्ठा असली पाहिजे। जो भी आप काम कर रहे हो ना उसे पूरे दिल से करना है। ऑपरेशंस जो है उनके बारे में आपको क्या होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए पार्टनरशिप के अंदर, तब जाके हम लोग अच्छे सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। चैनल पार्टनर्स भी है आपके एजेंट्स, रिटेलर्स, तो वो भी आपकी सर्विस अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैनेजिंग एक्सटर्नल कस्टमर्स, नाउ हाउ टू मैनेज दिस एक्सटर्नल कस्टमर्स। एक्सटर्नल में कौन आता है, एजुकेशन एंड बैकग्राउंड। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं, थोड़ा ब्रेक लेने वाले हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।